जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है सभी का अपने YouTube चैनल एग्री जर्नी में। तो दोस्तों आज हम आपके मिड टर्म का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसको यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। आपको सभी को पता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका प्लांट ब्रीडिंग, आपका ये टॉपिक है। इसके जो कुछ MCQ हैं प्रीवियस ईयर के उनको जो अपन सॉल्व करने वाले हैं। तो ये खासतौर से ये टॉपिक BSc हॉर्टिकल्चर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसा कि सभी को पता है। ठीक है, बाकी एग्रीकल्चर में भी आपका टॉपिक होता है प्लांट ब्रीडिंग, तो ये उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो उसके सारे आपके MCQ हैं, जैसे सभी को पता है कि 30 आपके MCQ जो है प्रीवियस ईयर कोरोना की वजह से क्या हुआ था कि आपके प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं वो क्या ऑनलाइन हुए, तो उस वजह से आपके सारे क्वेश्चन जो है MCQ बेस हैं। तो इन क्वेश्चन को जो है अपन हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी लोग चैनल पर नए हैं तो सभी लोग जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है भाई, तो चलिए फिर जो है स्टार्ट करते हैं आपके यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन को। तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, इन बाजरा एंड ज्वार द फ्लावर आर, मतलब बाजरा और ज्वार में किस प्रकार के फूल पाए जाते हैं, ये यहाँ पे क्वेश्चन है। तो किस प्रकार का ये फूल होता है यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हो, है ना। पुष्प यौनि संबंधी, है ना, या फिर रेसिपेटिव भी यानी ग्रहणशील। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है कि हार्माप्रोडाइट मतलब उभयलिंगी, या यहाँ पे पुंकेसर जिसको स्टेमिन बोलते हैं। तो किस प्रकार के फूल जो है बाजरा और ज्वार में देखने को मिलते हैं। तो बाजरा और ज्वार में आपके यहाँ पे हार्माप्रोडाइट्स यानी उभयलिंगी फूल पाए जाते हैं। तो सी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, याद रखना। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आप सभी को पता है रिपीट होते हैं, अधिकतर क्वेश्चन जो है मिड टर्म में रिपीट होते हैं, बहुत कम क्वेश्चन जो है न्यू बनते हैं। ठीक है, तो इनको आप लोग याद रखना। यहाँ पे ज्वार और बाजरा जो है क्या है आपके हार्माप्रोडाइट है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड की। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि प्लांट ब्रीडिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसमें एक कुछ मतलब एक निर्धारित क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। प्लांट ब्रीडिंग में है थोड़ा सा टफ, बट क्वेश्चन जो है इसमें निर्धारित है, इसलिए इसमें ज़्यादा जो है रिपीट होने की संभावनाएं ज़्यादा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड की हम आपसे बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड आप देख सकते हो कि विच लॉन्ग स्टाइल एंड शॉर्ट स्टेम्स द फ्लावर आर नोनस, मतलब लंबी शैली और छोटे पुंकेसर के साथ फूलों का मतलब जाना क्या कहलाता है। ठीक है, मतलब लंबी शैली के और छोटे पुंकेसर के साथ फूलों का यहाँ पे उगना क्या कहलाता है। यहाँ पे था उगना क्या कहलाता है, तो उनको क्या बोलते हैं भाई, जो लंबी शैली के और छोटे जिनमें पुंकेसर पाए जाते हैं उनको फूलों को क्या बोलते हैं। सीधा सीधा यहाँ पे कहने का मतलब ये है। तो ऑप्शन नंबर आप देख सकते हो थ्रूम, या यहाँ पे पिन बोलते हैं, यहाँ पे स्टाइल बोलते हैं, या यहाँ पे पुंकेसर बोलते हैं। तो क्या बोला जाता है, जैसे फूल आपको पता है लंबी शैली का हुआ और जो है उसमें छोटे पुंकेसर हुए, तो क्या बोलेंगे भाई उसको, तो उसको यहाँ पे क्या बोला जाता है, तो उसको पिन बोला जाता है, याद रखना आप। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, यहाँ पे पिन बोलेंगे। जिस भी फ्लावर में आपको लंबी शैली और छोटे पुंकेसर देखने को मिलेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, उसको यहाँ पे पिन बोला जाता है। तो बी आपका जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आपकी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आप देख सकते हो जिंजर एंड टर्मिक, मतलब जिंजर और हल्दी में जो है क्या आप सभी ने इनके बारे में पता होगा, जिंजर और हल्दी में किस प्रकार के जो है तने पाए जाते हैं। कहने का मतलब ये है, सभी को पता है। ठीक है, तो रनर्स बोलेंगे, या इनको राइजोम बोलेंगे, या इनको बल्ब बोलेंगे, या इनको सकर्स बोलेंगे। तो जिंजर और हल्दी में किस प्रकार के जो है तने पाए जाते हैं, तो सभी को पता है जिंजर और हल्दी में जो राइजोम पाए जाते हैं आपके, बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, जिंजर और हल्दी में किस क्या पाए जाते हैं आपके, राइजोम जो है उनमें तना पूछा जाए तो किस प्रकार को, राइजोम जो हो, राइजोम उनको राइजोम बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम आपसे बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप यहाँ पे देख सकते हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस वाज गिवन बाय, जब लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का नियम किसने दिया था, यानी वंशागति का जो नियम है वो किसने दिया था। तो डार्विन ने दिया था, या यहाँ पे आपके जो है वेलोमेरिन है, या आपके यहाँ पे मेंडल है, या यहाँ पे जॉनसन है। किसने भाई यहाँ पे जो है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का नियम दिया था। तो यहाँ पे नियम आप सभी को पता है, मेंडल के सबसे फेमस नियम है भैया आपका लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का, वंशानुगत का नियम। तो यहाँ पे मेंडल ने दिया था। ठीक है, याद रखना, और ये इंपॉर्टेंट भी क्योंकि मेंडल के क्वेश्चन, मेंडल के जो है नियम से भी क्वेश्चन आए हुए हैं प्लांट ब्रीडिंग में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम आपसे बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हो, आप वेराइटी डेटा प्रोपोगेटेड वेजिटेटिव फ्रॉम अ सिंगल प्लांट इज कॉल्ड, मतलब एक पौधे से वानस्पतिक प्रवर्धन करने वाली किस्म कहलाती है। अगर एक पौधे से वानस्पतिक प्रवर्धन करके यानी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करके एक किस्म जो निकालेगी उस किस्म को क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो निकलेगी उसको क्लोन, या राइजोम, या बल्ब, या सकट। तो उसको क्या बोलेंगे भाई, तो उसको यहाँ पे बोला जाता है क्लोन, याद रखना क्लोन बोला जाता है। क्लोन तो सभी को पता है। ठीक है, सभी को पता है क्लोन के बारे में, क्लोन किसको बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है एक पौधे से वनस्पति प्रवर्धन करने वाली किस्म क्या कहलाती है, वो यहाँ पे क्लोन कहलाती है, याद रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, IMP है, आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम आपसे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग देख सकते हो
द प्रोग्रेस ऑफ ब्रिंग अ वाइल्ड स्पीसीज अंडर ह्यूमन मैनेजमेंट इज अ कॉल्ड, मतलब एक जंगली प्रजाति को मानव प्रबंधन के अंतर्गत लाने की प्रक्रिया, मतलब मानव प्रबंधन मतलब देख रेख, मानव के द्वारा उसकी देख रेख मानव प्रबंधन के अंतर्गत लाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जंगली स्पीसीज है, जंगली जाति को, तो उसको क्या बोला जाएगा? क्लोनिंग बोला जाएगा, या उसको सिलेक्शन बोला जाएगा, या उसको इंट्रोडक्शन बोला जाएगा, या उसको डोमेस्टिकेशन क्या बोलेंगे? तो उसको यहाँ पे क्या बोला जाता है? उसको डोमेस्टिकेशन बोला जाता है। सभी को पता है डोमेस्टिकेशन का मतलब क्या होता है, इसको घरेलू भी बोलते हैं डोमेस्टिकेशन को। तो यहाँ पे डी आपका जो है राइट आंसर होगा। यहाँ पे क्लोनिंग तो किसी भी जो है हालत में आंसर नहीं हो सकता, सिलेक्शन भी नहीं हो सकता। अब बचे आपके इंट्रोडक्शन और डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन से सीधा सीधा आपको यहाँ पे आंसर पकड़ में आ जाएगा, याद रखना। और ये IMP क्वेश्चन है भाई, है ना। नेक्स्ट यहाँ पे हम आपसे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या बोल रहा है कि द फर्स्ट नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द फर्स्ट नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन इन क्रोम यानी मक्के में इज वाज रिकॉर्डेड बाय, मकई में पहला प्राकृतिक संकरण किसके द्वारा दर्ज किया गया? किसके द्वारा जो है प्राकृतिक संकरण कराया गया? तो आप देख सकते हो मेंडल के द्वारा या डार्विन, ठीक है। डार्विन की बहुत ही फेमस किताब है, सभी लोगों ने पढ़ी होगी और मतलब देखी होगी। आप लोगों ने गूगल करके देख लो डार्विन के बारे में, तो आपको मिल जाएगा डार्विन, ठीक है। और वेलोमेरिन या यहाँ पे कॉटन मैथर करके एक साइंटिस्ट हैं, तो किनके द्वारा जो है सबसे पहले यहाँ पे 1716 में प्राकृतिक संकरण किसके द्वारा दर्ज किया गया था? तो यहाँ पे जो कॉटन आपके मैथर है, तो इनके द्वारा जो है ये प्राकृतिक संकरण जो है प्रथम बार जो है दर्ज किया गया था। तो ये बहुत ही IMP क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग याद रखना, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। नेक्स्ट आप तो क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग देख सकते हो कि स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट्स किस प्रकार के होते हैं? स्पेरोफाइट्स और गैमेटोफाइट्स किस प्रकार के होते हैं? नरबांधे होते हैं, या आपका परागण होते हैं, या इनमें सेल्फ कॉम्पेबिलिटी पाई जाती है, या यहाँ पे डायोनोगैमी पाई जाती है यानी भिन्न काल पक्वता। तो क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर? स्पेरोफाइट और गैमेटोफाइट किस प्रकार के होते हैं भाई? तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसका आपका राइट आंसर क्या आएगा? यहाँ पे C यानी सेल्फ इनकम्पेबिलिटी। यहाँ पे C आपका जो है राइट आंसर होगा। स्पेरोफाइट और गैमेटोफाइट किस प्रकार के होते हैं? तो वो आपके जो यहाँ पे सेल्फ कंपेबिलिटी होते हैं। यहाँ पे C राइट आंसर होगा, ठीक है, याद रखना। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करें क्वेश्चन नंबर आपके 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, रिमूवल ऑफ स्टेम्स इज कॉल्ड, मतलब पुंकेसर को हटाना क्या कहलाता है? भाई सभी ने जो मेथड को पढ़ा होगा, जो है मेंडल ने ये सब मेथड को उपयोग किया, सभी ने सुना होगा। इमस्कुलेशन जिसको अपन विपुंसन भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आप पुंकेसर को हटाते हो तो उस क्रिया को क्या बोलते हैं? इमस्कुलेशन, यानी उस क्रिया को विपुंसन बोला जाता है। तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो है मेंडल के द्वारा विकसित विधि की गई थी। मेंडल ने सभी प्रयोग इसी प्रकार से इमस्कुलेशन के द्वारा ही किए हुए थे, ठीक है। थैलीकरण जिसको आप लोगों ने सुना होगा, थैलीकरण, ये जो है 2 विधियां ही हैं, इमस्कुलेशन और एक आपकी होती है थैलीकरण। तो ये 2 विधियों का उपयोग करके मेंडल ने जो है सारे लक्षणों का ये सब जो है काम किया था, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट यहाँ पे हम आपसे बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1905 में इंपीरियल कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई थी, मतलब जो आपका एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इन 1905 वाज एस्टेब्लिश, मतलब कहाँ पे 1905 में जो आपका कृषि अनुसंधान संस्थान है, इसको 1905 में कहाँ सबसे पहले जो है स्थापित किया गया? सभी को पता है, इसको पूसा में जो है सबसे पहले एस्टेब्लिश किया गया था। तो ये जो है इस क्वेश्चन का आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा? ये यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि इंस्टीट्यूट से संबंधित भी क्वेश्चन बहुत सारे आए हुए हैं, तो आप थोड़ा एक बार इंस्टीट्यूट पर भी नजर डाल लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की हम आपसे बात करें, द फर्स्ट ओपनिंग ऑफ अ फ्लावर इज नोन एज, IMP क्वेश्चन और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। कि फूल का प्रथम उद्घाटन कहलाता है, मतलब फर्स्ट, पहली, जब फूल आपका फ्लावर है पहली बार ओपनिंग होता है तो उसको क्या बोलते हैं? एंथेसिस, परागण, या सौगामी, या संकरण। तो संकरण तो किसी भी हालत में नहीं बोलेंगे और यहाँ पे परागण भी नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर? एंथेसिस। जब पुष्प पहली बार ओपन होता है तो उस क्रिया को क्या बोलते हैं? एंथेसिस बोलते हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंट IMP क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हम आपसे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 आप देख सकते हो, सेल्फ पॉलिनेशन इंक्रीज, मतलब स्व परागण में वृद्धि होती है तो उसको क्या बोलेंगे? अगर सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? इंक्रीज होता है यानी बढ़ता है, तो उसको क्या बोलते हैं भाई? उर्वरता यानी फर्टिलिटी, या होमोजाइगोसिटी, या इनकम्पेबिलिटी, या स्टेरिलिटी। तो क्या बोलेंगे भाई? सेल्फ पॉलिनेशन अगर इंक्रीज होता है तो सेल्फ पॉलिनेशन अगर यहाँ पे इंक्रीज होता है तो उसको यहाँ पे क्या बोला जाता है? होमोजाइगोसिटी, ठीक है, याद रखना। समयुग्मता, होमोजाइगोसिटी बोला जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपकी 14 नंबर क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी आप देख सकते हो, हु डेवलप्ड सेमी डवार्फ
वेराइटीज, मतलब अर्धबोनी किस्में जो है किसके द्वारा विकास किया गया, आपकी अर्धबोनी किस्मों का। N.E. बोरलॉग, लेमार्क, डार्विन या M.S. स्वामीनाथन। तो अर्धबोनी किस्मों पर जो है सबसे पहले काम किया था, यानी सेमी जो ड्वार्फ वैरायटी है उन पे सबसे पहले काम करना किसने स्टार्ट किया था, सभी को पता है। N.E. बोरलॉग ने सबसे पहले उस पर काम करना जो है स्टार्ट किया था। आपकी ड्वार्फ वैरायटी वो सभी को पता है, इनका हरित क्रांति में भी, यानी जो आपकी ग्रीन रेवोल्यूशन में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है N.E. बोरलॉग का। ठीक है, तो याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम आपकी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 15 आपका यहाँ पे बोल रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 100 परागण वाली प्रजाति के लिए एकल समयुग्मजी पौधे की संतति होती है। मतलब अ प्रोजेनी ऑफ अ सिंगल होमोजाइगस प्लांट ऑफ अ सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीसीज। मतलब 100 परागण के लिए वाली प्रजाति के लिए एकल संयुग्मता वाले पौधे होते हैं। कैसे पौधे होते हैं भाई, वो हाइब्रिड होते हैं, सिंथेसिस मतलब संश्लेषित होते हैं, कंपोजिट यानी संयुक्त होते हैं, या प्योर लाइन होते हैं। तो वो पौधे कैसे होते हैं, तो वो जो पौधे होते हैं वो आपके यहाँ पे प्योर लाइन होते हैं। IMP क्वेश्चन है भाई, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, 100 परागण वाली किस्मों के एकल संयुग्मजी पौधे की संतति है, कैसी होती है, प्योर लाइन होती है, याद रखना है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन वाज फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टिकली, है ना, यूटिलाइज्ड इन अ क्रॉप इंप्रूवमेंट। क्या बोल रहा है भाई यहाँ पे, फसल सुधार में सबसे पहले संकरण का व्यावहारिक रूप में उपयोग किया गया था। भाई किसने किया था, जो है फसलों को सुधार करने के लिए व्यावहारिक रूप से जो है संकरण का उपयोग किया था। किसने किया, मेंडल ने, स्वामीनाथन, या ये आपके कोडोन करके साइंटिस्ट हैं, या आपके कॉल ड्यूटर हैं। सभी ने ड्यूटर के बारे में सुना होगा। ठीक है, यहाँ पे इनका नाम क्या हुआ है, जोसेफ ड्यूटर के बारे में सभी ने सुना होगा, ये जोसेफ ड्यूटर है। तो किसने भाई यहाँ पे जो है सबसे पहले काम किया था, तो आप लोग पता है जोसेफ ड्यूटर ने जो है सबसे पहले इसी पे काम करना स्टार्ट किया था। कब किया था, तो याद रखना 1760 में जो है इन्होंने सब जो है व्यावहारिक रूप से संकरण में संकरण का फसल सुधार में जो है सबसे पहले उपयोग किसने किया था, तो जोसेफ, आपके जो कॉल ड्यूटर हैं, ऑप्शन नंबर डी में आप सभी को पता होगा। ठीक है, जोसेफ जो आपके ड्यूटर यहाँ पे साइंटिस्ट हैं, इन्होंने 1760 में जो है सबसे पहले इस पर काम किया था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 17 की। तो ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड, मतलब जो इंडियन आपका IARI है वो कहाँ पे स्थित है, तो सभी को पता है कि भाई जो आपका IARI है वो दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना 1905 में हुई थी, सभी को पता है। ठीक है, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपकी क्वेश्चन नंबर 18 जो आपका यहाँ पे है कि पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों वाले फूल को क्या कहते हैं। अगर दोनों फूल में पुंकेसर भी है और स्त्री केसर भी है तो उसको क्या बोलेंगे, मतलब सेमल्स स्टेमन भी है और यहाँ पे पिस्टल भी है, तो इसको क्या बोलते हैं। वैसा कि आपको सभी को पता है कि यहाँ पे स्टेमिन को क्या बोला गया है, यहाँ पे स्टेमिन को बोला गया है एंड्रोशियम। याद रखना, यहाँ पे स्टेमिन्स को क्या बोला गया है, एंड्रोशियम, और यहाँ पे पिस्टल को क्या बोला गया है, गाइनोशियम। याद रखना, ठीक है, यहाँ पे गाइनोशियम हो गया और एंड्रोशियम। अगर एक ही पौधे के अंदर एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों है तो उनको क्या बोला जाएगा, तो इस प्रकार के जो पौधे होते हैं उनको बोला जाता है हर्माफ्रोडाइट। याद रखना, उनको उभयलिंगी बोला जाता है, आपको सभी को पता है। ठीक है, अगर किसी पौधे के अंदर पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों है तो सीधी सी बात है वो क्या होगा, उभयलिंगी होगा। याद रखना, ठीक है, मतलब आपके जो है एंड्रोशियम और गाइनोशियम। नेक्स्ट यहाँ पे हम आपसे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। ये क्या बोल रहा है भाई, ये क्वेश्चन है कि क्रॉस बिटवीन टू जेनेटिकली डिफरेंट प्रेजेंट इज नोन एज, मतलब दो अनुवांशिक रूप से भिन्न उपहारों के बीच के क्रॉस को कहा जाता है। तो जो बीच के क्रॉस को क्या कहा जाता है, उसको संकर कहा जाता है, उसको हाइब्रिड कहा जाता है। सी जो है आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, उसको हाइब्रिड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आपकी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। तो क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे क्या बोल रहा है आपका, ये बोल रहा है भाई कि रेशो ऑफ जेनेटिक्स वेरिएंस टू फिनोटाइप वेरिएंस इज नोन एज, मतलब अनुवांशिक विचरण और फिनोटाइप विचरण के अनुपात को क्या कहा जाता है। मतलब वेरिएंस का मतलब यहाँ पे विभिन्नताओं को क्या कहा जाता है, उसको वेरिएबिलिटी मतलब परिवर्तिता, या उसको डोमिनेंस वेरिएंस, या उसको हाइडेबिलिटी यानी अनुवांशिकता, या यहाँ पे उसको योगात्मक विचरण। तो यहाँ पे उसको क्या बोला जाएगा, अगर अनुवांशिक रूप से विचरण और फिनोटाइप के अनुपात को, दोनों के अनुपात को क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे उनको कहा जाता है हेरिटेबिलिटी, मतलब हेरिटेबिलिटी अनुवांशिकता बोला जाता है। तो सी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आपसे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 21 नंबर क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 21, ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 है कि लिकर्ड मार्कर
के माध्यम से डिस्क्रेबल जीन या जीन संयोजन को ले जाने वाले जीनोटाइप के चयन को कहा जाता है। तो क्या बोलते हैं भाई, जिसको लिक्विड मार्क के माध्यम से, मतलब एक लिक्विड मार्क है के माध्यम से डिस्क्रेबल जीन या जीन संयोजन को ले जाने वाले जीनोटाइप को क्या कहा जाता है? प्रियोजनी सिलेक्शन बोलेंगे, या उसको SSD बोलेंगे, या उसको मास सिलेक्शन, या उसको मार्कर एडेड सिलेक्शन। तो यहाँ पे उसको क्या बोला जाता है? MAS बोला जाता है, याद रखना। उसको मार्कर एडेड सिलेक्शन बोला जाता है, MAS। ये शॉर्ट फॉर्म आप याद रखना, MAS। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना। डी जो है इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा 21 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम आपकी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है भाई? सिंगल सीड डिसेंट मेथड वाज सजेस्टेड बाय, मतलब जो सिंगल एकल बीज वंश विधि का सुझाव किसके द्वारा दिया गया है ना, किसके द्वारा भाई जो है ये सुझाव दिया गया था एकल वंश बीज का? तो आप देख सकते हो गोल्डन, या आपके जो यहाँ पे मेंडल हैं, या स्वामीनाथन है, या यहाँ पे जो है जोसेफ कॉलरियूटर। तो किसने जो है सजेस्ट किया था भाई सिंगल सीड जो है आपका एकल बीज वंश के लिए? तो यहाँ पे सजेस्ट किया था आपके जो साइंटिस्ट हैं, यहाँ पे गोल्डन करके ये साइंटिस्ट है, इन्होंने सजेस्ट किया था। कब किया था? तो इन्होंने 1939 में जो इस चीज़ को सजेस्ट किया था, ठीक है ना, याद रखना। एकल बीज वंश विधि को इन्होंने सुझाव दिया था, किसने? गोल्डन करके साइंटिस्ट हैं, तो 1939 में इन्होंने सुझाव दिया था, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 23 की। तो ये भी भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेज, रे एंड बाजरा क्रॉप्स कम अंडर, मतलब मक्का, राई और बाजरे की फसलें आती हैं, किसके अंतर्गत आती है भाई ये फसलें? सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, एपोमेक्सिस या एसेक्सुअल। तो किसके अंतर्गत आती है? सभी को पता है मक्का किसके अंतर्गत आता है, तो मक्का यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन के अंतर्गत आता है। ये सभी फसलें जो है सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनसे जो है क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे निकल के आ रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट इंपॉर्टेंट है। वे दो भिन्न किस्में के बीच संकरण, मतलब दो विभिन्न जो है भिन्न भिन्न किस्मों हैं और उनके बीच अगर आपने क्रॉस कराया तो उसको क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलते हैं? इंट्रा स्पेसिफिक या इंट्रा वेराइटल या इंट्रा स्पेसिफिक, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी आप देख सकते हो एंट्रोग्रेसिव। तो उसको क्या बोला जाता है? अगर दो किस्मों के बीच अगर आप क्रॉस करवाओगे तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इंट्रावेरिएटल, याद रखना। आपको समझ में आ गया होगा इंट्रावेरिएटल, सीधा लास्ट में आपको यहाँ पे स्पेसिफिक समझ में आता है, ठीक है। तो इंट्रावेरिएटल बोलते हैं, बी आपका जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। अब बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 25 की। एग्जाम्पल ऑफ केमिकल गेमेटोसाइड इज, मतलब रासायनिक युग्मनाशक का उदाहरण है। तो रासायनिक जो है युग्मनाशक का उदाहरण यहाँ पे पोटास है, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। एग्जाम्पल ऑफ केमिकल गेमेटोसाइड, तो केमिकल गेमेटोसाइड का काम यहाँ पे कौन करता है? पोटास करता है, ठीक है। तो सी आपका जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। तो प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोस्कोप एंड मेगा स्पोर इज द नोन एज, सूक्ष्मदर्शी तथा मेगा बीजाणु मात्र कोशिका, सभी जो कि बीजाणु मात्र कोशिका और गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, इनके बारे में सभी ने सुना होगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल और मेगा स्पोर मदर सेल, ठीक है, कि उत्पादन के लिए जाना जाता है। भाई किसको जाना जाता है? तो इसको यहाँ पे माइक्रोगैमेटोसिस, याद रखना, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस उसको बोलते हैं, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। यहाँ तो सीधा सीधा आपको आंसर पकड़ में आ जाएगा, ठीक है। सी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 की यहाँ पे हम बात करें, द बैक क्रॉस मेथड वाज प्रपोज्ड बाय, मतलब जो बैक क्रॉस है, बैक क्रॉस मेथड विधि है, प्रस्तावित किया था किसने? यहाँ पे प्रस्तावित किया था, तो सभी को पता है किसने? यहाँ पे मेंडल ने जो है आपके बैक क्रॉस को यहाँ पे प्रस्तावित किया था। सी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है भाई कि लॉस ऑफ सिंगल क्रोमोसोम फ्रॉम अ डाइप्लॉइड गैमेनो इज कॉल्ड, मतलब द्विगुणित जीनोम बनाने वाले एकल गुणसूत्र के नुकसान को कहा जाता है। तो उसको यहाँ पे नुकसान को क्या बोलते हैं? मोनोसोमी बोलते हैं। उसको क्या बोला जाता है? मोनोसोमी बोलते हैं, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसको क्या बोलते हैं? मोनोसोमी बोलते हैं। मोनोसोमी का सीधा सीधा कनेक्शन किससे है? आप लोगों ने पढ़े होंगे टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ठीक है, सभी ने सिंड्रोम पढ़े होंगे। तो यहाँ मोनोसोमी का सीधा सीधा संबंध जो है आपका टर्नर सिंड्रोम से, याद रखना, किससे है? टर्नर सिंड्रोम से है, सभी को पता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आपकी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की, लास्ट क्वेश्चन है कि पी क्रोमोसोम नंबर। तो मटर में कितने क्रोमोसोम नंबर होते हैं भाई? तो सभी को पता है मटर में आपके 14 क्रोमोसोम नंबर होते हैं और ये जो है सेल्फ पॉलिनेशन है, ठीक है। मटर जो है मेंडल ने इसी पे ही सबसे पहले प्रूव किया था, किस पर? मटर पर। तो इस पर 14 क्रोमोसोम नंबर जो है 2n बराबर कितने होते हैं? 14,
आप सभी को पता है मेंडल ने कितने जो है लक्षणों पर काम किया था, तो सभी को पता है 7 लक्षणों पर काम किया था, जिनमें से 4 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो ये सब चीज़ें जो है आपको याद रखनी है। और जो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव दिख रहे हैं थोड़ा इनके भी आपको एनालिसिस करना है, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कभी कभी इनसे भी आ सकते हैं, ठीक है। ये आपका इंट्रा स्पेसिफिक और इंट्रा वेराइटल यहाँ पे दिए हुए हैं, इंटर स्पेसिफिक है ना, तो इनसे क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। तो थोड़ा आप इनको भी देख लीजिएगा, किसको इंटर वेराइटल बोलते हैं, किसको इंटर स्पेसिफिक बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे 3-3 नंबर के क्वेश्चन जो है आपसे बन सकते हैं, पूछ सकता है वो 3-3 नंबर के क्वेश्चन में कि इंट्रा वेराइटल क्या होता है, इसके बारे में आप बताएं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें पूछ सकता है आपसे। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि और क्या चीज़ें पूछ सकता है, तो ये यहाँ पे जो है आपका हाइब्रिडाइजेशन और थोड़ा सा मेंडल का भी आप लोग पढ़ के जाएं। और यहाँ पे थोड़ा फ्लोवर को भी आप देख लें, क्योंकि फ्लोवर से संबंधित चीज़ें अधिकतर आई हैं। थोड़ा सा फ्लोवर के भाग देख लें, स्टेमिन किसको बोलते हैं, पुंकेसर किसको बोलते हैं, तो ये चीज़ें भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन जो है आपके आ सकते हैं। और थोड़ा सा आप यहाँ पे देख सकते हो इन चीज़ों को भी कि आपका जो है परागण क्या होता है, इमस्कुलेशन क्या होता है और हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इन चीज़ों को आप देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जनरली इनसे उठेंगे आपके। इमस्कुलेशन पूछ लेगा वो 3 नंबर में, कौन कौन सी मेथड थी, ठीक है। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन भी पूछ सकता है वो 3 नंबर में। तो इनको आप चीज़ों को जो है थोड़ा सा एक बार आप विजुअल मतलब इनको चीज़ों को देख लीजिएगा आप, तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा इन सब चीज़ों से। और आपके ऑप्शन भी जल्दी अगर आप थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लोगे तो आपके ऑप्शन भी जो है आप लोगों से जल्दी बन जाएंगे, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन थे आपके यहाँ पे कंप्लीट हो गए, 30 क्वेश्चन थे, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।